अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मजबूत होती हुई पार्टनरशिप ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है ये अब बढ़ती हुई चली जा रही है और इसके मजबूत होने का तासुर भी अब बढ़ता जा रहा है। और हुकूमत के लिए अब ये बात ज़रूरी है कि 25 जनवरी से पहले इस ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़े और ये जो अपोजिशन का जो बिल्डअप हो रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, इस बिल्डअप का जो मोमेंटम है उसके अंदर भी कमी लेके आए। और ये सब कुछ हुकूमत को करना पड़ेगा 25 जनवरी से पहले, क्योंकि इस वक्त अंपायर न्यूट्रल हो चुके हैं और जो कप्तान ने जो इस वक्त फील्डिंग लगाई हुई है वो फील्डिंग भी कुछ ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है, क्योंकि वो जो दबाव है अब कप्तान के साथ साथ उसकी फील्डिंग के ऊपर भी आता हुआ नज़र आ रहा है। अब बॉलर्स लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं करा रहे, फील्डर्स जो है वो एक्स्ट्रा रन भी दे रहे हैं, कैच कुछ भी छोड़ रहे हैं और जो हड़बोंग मची हुई है फील्ड के अंदर वो भी अब बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया। लिहाजा कप्तान के लिए भी अब ज़रूरी है कि वो इस मैच की गिरफ्त को दोबारा अपने हाथ में करने के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे जिसके नतीजे में मैच पर एक मर्तबा फिर कप्तान की गिरफ्त को मजबूत हो। और ऐसा होने के लिए कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कप्तान साहब के पास उनके पास दस्तयाब हैं। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर मेन अटैकिंग बॉलर्स के ज़रिए अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर अब बॉलिंग कराना और ओपनिंग पार्टनरशिप जो बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस वक्त जारी है उसको ब्रेक करना। और उसके लिए ज़रूरी है या तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट कराई जाए अपोजिशन के अंदर से ही कि अपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, जैसे हमने माजी में देखा मार्च के अंदर, जिस वक्त अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी थी और फिर पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद से उसको अलग कर दिया गया और एएनपी भी अलग हो गई और उसके बाद अपोजिशन की कमज़ोरी और हुकूमत के ताकतवर होने का तासुर उभरा। लेकिन उस वक़्त चूँकि एम्पायर्स का हाथ दस्ते शफ़क़त जो है वो इमरान खान साहब के सर पे था, लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा वो लड़ाई वो इख्तलाफ जो मार्च के अंदर हमने देखे थे वो इस वक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो बॉल को अच्छे तरीके से मिडल भी कर रहे हैं, कोई रिस्क लेने पर तैयार नहीं है, उनके खिलाफ घेरे को तंग किया जाए और उनको जल्द अज जल्द सियासी मैदान से हटाकर कोट लखपत जेल में भिजवा दिया जाए। ये है इस वक्त हुकूमत का मेन एजेंडा और उसके लिए अब उन्होंने भरपूर तरीके से अपने जो अमल है उसका आगाज़ कर दिया। अगर हम देखें आज वज़ीर आज़म के जो मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने आज लाहौर में बैठ कर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका बुनियादी तौर पर जो टारगेट था वो नवाज शरीफ साहब या अपोजिशन की दीगर जमातें नहीं थी, बल्कि उनका प्राइम टारगेट शहबाज शरीफ साहब थे। और अपनी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन शख्सियत को साबित करने की कोशिश की और उसके साथ साथ उनको जेल भिजवाने के लिए जो हुकूमती हिकमत अमली है उसके ऊपर भी उनकी तरफ से भरपूर तरीके से बात की गई। और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर बाहर जाने वाले मामले में चूँकि शहबाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर ज़मानती हैं और नवाज शरीफ साहब ने अभी तक अपने इलाज के हवाले से कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं की जिससे हमें पता चले कि वो वहाँ पर इलाज करा रहे हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब इस मामले में ज़िम्मेदार करार पाते हैं, या तो वो नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेके आएँ या अपना ये जो अहद की खिलाफ वर्जी है इसके ऊपर वो जेल जाएं। अब इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए एक जानिब शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी जानिब शहबाज गिल और हसन खावर साहब दोनों की तरफ से भी कुछ ट्वीट्स आए सामने और उसके अंदर इस बात का इजहार किया गया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है और मेडिकल बोर्ड बनाया है अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब के उस खत के जवाब में जो वफाकी काबीना की हदायत पर पंजाब गवर्नमेंट को लिखा गया और जिसके अंदर उनको ये बताया गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब चूँकि एक मुआहदा करके एक अंडरटेकिंग देके मुल्क से बाहर गए थे और उसके लिए शर्त ये थी कि वो हर महीने अपनी जो मंथली रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करेंगे। अब आप ये चेक करके बताएं कि क्या उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं, नहीं भेजी हैं। अगर रिपोर्ट्स भेजी हैं तो क्या हमारा जो मेडिकल बोर्ड है वो उसके हवाले से क्या राय बनाता है। तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है और उसका जो नोटिफिकेशन है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और
शहबाज गिल साहब ने जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने इस नोटिफिकेशन के ऊपर एक ट्वीट भी किया और जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स कम हो रहे थे जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट थे या कोट लखपत जेल में थे, तो उस वक़्त उनका जो ब्लड सैंपल्स थे, जो रिपोर्ट्स चेक करवाई गई मेडिकल बोर्ड को, वो ब्लड सैंपल्स नवाज शरीफ साहब के नहीं थे। और उनका ये कहना है कि अब तहकीकात जो हो रही हैं उससे ये भी पता चल जाएगा कि असल के अंदर मामला क्या था और इस धोखाधड़ी के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी जो पहला प्राइम टारगेट है गवर्नमेंट का कि अपोजिशन की तरफ से इस बिल्डअप के रास्ते में किसी न किसी तरीके से रुकावटें क्रिएट की जाएं, अब हुकूमत ने तमाम तर अपने हरबों को इस हवाले से इस्तेमाल करने का बिल्कुल तैयार नज़र आती है। शेख रशीद साहब ने भी आज इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शेख रशीद साहब ने तो बिल्कुल ही सीधी सी बात कर दी। उनका ये कहना था कि मसलन उनका ये कहना था कि ये जो अपोजिशन है ये चाहती है कि वो हाथ जो इमरान खान के सर पे है, वो हाथ इमरान खान के सर से उठाकर अपोजिशन के सर पे रख दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि वो हाथ जो इमरान खान के सर पे है, उन्होंने तस्लीम किया कि हाथ इमरान खान के सर पे है। जो हाथ इमरान खान के सर पे है वो अपोजिशन के गले पे तो आ सकता है, सर पे नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी मैं सदी की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि ये जो चारों शरीफ हैं, यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब, क्योंकि ये चारों ही हैं इस वक्त शरीफ फैमिली के पॉलिटिक्स के अंदर, ये चारों जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं रहेंगे और ये इनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं। यानी वो ये समझते हैं कि सियासत के अंदर अब सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी जमात ही रह सकती है, इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर किसी और को रहने का कोई हक नहीं। लिहाजा ये जो पहला प्राइम टारगेट है इस वक्त गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। और दूसरा जो अपनी उसके लिए उनके लिए बेहतर है 25 जनवरी से पहले जिन्होंने काम करने हैं उसके लिए भी दूसरा ज़रूरी है, चूँकि इस वक्त कप्तान फील्डिंग साइड पर ओपनिंग पार्टनरशिप इस वक्त लगी हुई है अपोजिशन की, तो ज़रूरी है कि कप्तान साहब जो है अपनी फील्ड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दें, यानी अच्छी फील्डिंग करें, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छे फैसले करें, रन आउट मिस ना करें, कैच मिस ना करें, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग करें, यकीनी चौके और छक्कों को बचाएं। लेकिन उसके लिए मतलब ये है इस बात का कि कप्तान को चाहिए कि अब वो अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे, अपनी गवर्नेंस पर फोकस करे, माशी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दे, कार्टलाइजेशन का खात्मा करे और सबसे बढ़कर लोगों को महंगाई के चुंगल से निजात दिलाए। और इसके लिए इमरान खान साहब के पास अब वक्त बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि महंगाई की वजह से खुद पीटीआई अब दो हिस्सों में बल्कि कई हिस्सों में हमें तकसीम होती हुई भी नज़र आ रही है। और अब जो बातें ढके छुपे अल्फाज में होती थीं वो खुलकर सामने आ रही हैं, बल्कि सरेआम की जा रही हैं। कल परवेज़ खटक साहब ने जो किया पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, उसके अंदर भी बुनियादी तौर पर यही बात थी कि भाई लोगों को रिलीफ दें, लोगों का बुनियादी मसाइल हैं बिजली पानी गैस के, उनके ये वाले मसलों का हल किया जाए। अगर आप ये मसले हल नहीं कर सकते तो हम कैसे जाएंगे हलकों में। आज नेशनल असम्बली के भरे हुए इजलास में एक मरतबा फिर पीटीआई के रुकन असम्बली नूर आलम खान साहब ने अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी को ना सिर्फ बेनकाब कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने जो हुकूमती वुज़रा हैं जो अगली 3 लाइनों में बैठते हैं, ये जो है नेशनल असम्बली के जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, उसके लिए उन्होंने मुतालबा कर दिया कि ये जो 3 लाइनें के ऊपर हमारे जो वुज़रा बैठते हैं इनके नाम आप ईसीएल पे दे दें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, ताकि ये मुल्क से बाहर ना जा पाएं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लोग जो इस वक्त हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, ये जो अगली 3 लाइनों में बैठे हुए हैं लोग, ये अगर अपनी गाड़ियों से उतरें, ये ज़रा हेलीकॉप्टरों से उतरें, तो उनको पता चले कि लोगों के इस वक्त मसाइल क्या हैं। उन्होंने कहा कि जनाब क्या हम जो है वो वोट लेके नहीं आए, क्या हम वैसे ही आ गए थे, हमारा कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ हलकों से, जिसमें नौशहरा, सवाबी, स्वात और मियाँ वाली है, आपको सिर्फ यही इन्हीं हलकों के MPAs MNAs नज़र आते हैं, हम आपको नज़र नहीं आते। यानी उनका कहना है कि मतलब यह था कि ये जो हलके हैं, चूँकि यहाँ से तमाम PTI के ताकतवर हलके, इन्हीं तमाम शख्सियात जो हैं वो इन्हीं हलकों से मुंतखब होकर आए। सवात से अली मोहम्मद खान साहब आए, वहाँ से मुराद सईद साहब आए,
کیا نام ہے, مراد سعید, ہاں وہ آئے, سوابی سے آئے, نوشہرہ سے پرویز خٹک صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, میاں والی سے خود عمران خان صاحب ہیں, اور ان کا کہا کہ یہی اضلاع کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے انہی اضلاع کی ترقی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ہمارے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملات کو اب آپ کو سیریسلی عوام کو دیکھنا پڑے گا, اور اگر آپ نے عوام کی طرف اب نہ دیکھا تو پھر نتائج بڑے مختلف ہوں گے. یعنی یہ جو فیلڈنگ میں نے آپ سے کہا کہ جس طریقے سے کپتان کو اپنی فیلڈنگ لگانی چاہیے, یہ اسی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ بنیادی طور پر لوگوں کو سہولیات دینے کے عمل کا آغاز ہونا چاہیے, لیکن اب یہ عمل سٹارٹ ہوتا اور منطقی انجام تک پہنچتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اب یہ جو واپسی کے عمل کا آغاز ہے یہ ذرا تیز رفتاری سے ہوتا ہے, اور چونکہ یہ تیز رفتاری کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے کا, یعنی ترقی سے تنزلی کا جو سفر ہے یہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, اور عمران خان صاحب اب اس وقت اسی مرحلے پر ہیں, لہٰذا یہ جو پرفارمنس کا جو ایشو ہے شاید وہ اس کو بہت جلد سالو نہ کر سکیں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیم کو ون یونٹ ہو کے کھیلنا پڑے گا, اتحاد کے ساتھ, مکمل یکجہتی کے ساتھ, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بکھری ہوئی ٹیم, آپس کے اندر الجھی ہوئی ٹیم کے لیے معاملات کو سنبھالنا اور میچ میں واپس آنا, میچ میں واپس آ کر میچ کو جیتنا ایک ایسا معجزہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. عمران خان صاحب خود چونکہ لیڈ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اس وقت بھی, جب وہ کرکٹر تھے تب بھی اور اب بھی, تو ان کو اس بات کا بڑا یقینی طور پر اندازہ ہے کہ ٹیم کا یکسو ہونا کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے کامیابی کے لیے. اب اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور پی ٹی آئی کی جو گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت سچویشن ہے, وہاں پر ہمیں بدقسمتی سے یہ جو اتحاد ہے, یہ جو یکجہتی ہے نظر نہیں آ رہا. کیبنٹ کے اندر وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے جو پریویس جو قریب ترین لوگ تھے ان کے درمیان فاصلے بڑھانے کی کوشش کریں, اور اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب اور اسد عمر صاحب نے بنیادی طور پر پرویز خٹک اور عمران خان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو بڑھانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. کل اگرچہ پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کو اس طرح اس انداز میں کہہ دیا کہ میں تو سگریٹ پینے باہر گیا تھا, میرے پیچھے پتہ نہیں کیا ٹی وی پہ چل گیا, لیکن آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا. آج جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور کے ساتھ عمران خان صاحب کی ایپیکس کمیٹی کے اندر بھی ملاقات ہوئی, بعد میں بھی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد یہ جو نیشنل سیکیورٹی پلان جس کا آج انہوں نے کچھ حصوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, جس کا ذکر میں پچھلے ویلاگ میں بھی کر چکا ہوں, تو اس تقریب کے اندر بھی یعنی یہ جو تینوں ایونٹس ہیں, ان تینوں ایونٹس کے اندر پرویز خٹک صاحب موجود نہیں تھے جو کہ وزیر دفاع ہیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا براہ راست تعلق دفاع سے ہے, ایپیکس کمیٹی کے وہ ممبر ہیں, اور بطور وفاقی وزیر دفاع آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقات کے اندر بیٹھنا ان کے لیے ضروری تھا, لیکن وہ نظر نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اختلافات تھے, وہ جو معاملات اس وقت پر دیواروں کے پیچھے, پردوں کے پیچھے ڈسکشن میں تھے, وہ چیزیں اب ذرا کھل بھی گئی ہیں اور اب سامنے بھی آ گئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو یکجہتی کا تاثر تھا کپتان کی ٹیم کے اندر وہ ہو گیا ختم. اور میچ جیتنے کے لیے اس چیز کی بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے, اور خان صاحب کے لیے اس وقت یہ جو تینوں کے تینوں پوائنٹس جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے, ان کے لیے ان پر عمل درآمد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور وقت ان کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے معجزہ کریں گے. معجزہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان حالات کے اندر کم بیک کرنا اور اپوزیشن کو پیچھے دھکیل دینا یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا, لیکن سیاست کے اندر ایسے کارنامے بہت کم ہوتے دیکھیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.